इंटरफेरेंस का एक रिव्यू फिर से दे देता हूं आपको। इंटरफेरेंस बच्चे, इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस है जब भी हमारे पास दो लाइट वेव्स हों, टू लाइट वेव्स। आपको पता है बच्चे, लाइट वेव्स होंगी तो उनका नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स। वेव्स पढ़ी है ना? साउंड का होता है लॉन्गिट्यूडनल, लाइट का होता है ट्रांसवर्स। बच्चे, ट्रांसवर्स होगा तो वो वहां पे किस तरह से बनेंगे? उसमें बनेंगे क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स। ठीक है। जब एक से ज्यादा वेव होगी, ठीक है, और दो लाइट वेव्स हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स जो है पर यूनिट टाइम वो सेम हो, और उनके बीच का फेज डिफरेंस, फेज क्या होता है? जैसे यहां पे 0 है, पता है ना फेज क्या होता है? फेज जो है दैट शुड आइदर बी कांस्टेंट और इट शुड बी 0। फेज तो पता है ना? जैसे हम पढ़ते हैं 0 यहां पे है, यहां पे क्या होता है? π/2। यहां पे क्या होता है? पाई। यहां पे क्या होता है? 3π/2। दैट वन इज 2π। यहां पे आ गया 3π। तो इस तरह से ये है फेज एंगल्स। जब अगर दो वेव्स हम लेंगे तो उनके बीच का मतलब इसका 90 है उसका 0 है, या इसका 90 है उसका भी 90 है, तो फेज डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो हमने देखना है या तो दोनों के फेज होंगे कांस्टेंट सेम होंगे, या दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, जो फेज डिफरेंस होगा दैट शुड बी 0। उस केस में क्या होता है? जब हो उन वेव्स की सुपरपोजिशन, क्या होगी उनकी? सुपरपोजिशन। बच्चे, सुपरपोजिशन क्या होती है? एडिशन। क्या होती है? एडिशन। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, सम या एडिशन। अब देखो, अगर आपके पास ये आपकी एक वेव है, आपके पास है एक वेव, वेव को रिप्रेजेंट करते हैं ये। दूसरी वेव भी इसी के साथ अगर हम ड्रॉ कर लें, तीसरी वेव भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। अब ऑलमोस्ट तीनों की फ्रीक्वेंसी सिमिलर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तीनों की सिमिलर है। अब पहली चीज हमेशा याद रखना कि बच्चे यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है, जो है डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी मीन पोजीशन होती है। ये वाली एक्सिस जो है, अगर आपके पॉइंट इस पॉइंट पे इस लाइन के ऊपर आ जाता है दैट इज इट्स मीन पोजीशन। अब एक डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? जो हम पढ़ते हैं ना डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये जो हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, 11th में हमारा टॉपिक था ये वेव्स एंड ऑसिलेशंस। वहां पे जो हम पढ़ते हैं ये y इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? कि आपका ये जो क्रस्ट है, इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स है, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आपको दिखाई दे रहा है ए पॉइंट, ए पॉइंट इस मीन लाइन से, ये वाली जो मीन लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन से कितना ऊपर है, ये वाला डिस्टेंस जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ी कहां पे होगी? इस पीक पे, ये सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, ये पॉइंट पी जो है ये इस मीन लाइन से सबसे दूरी पे है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और ये डिस्टेंस इतना ही होगा जितना यहां पे होगा ट्रफ में, ये दोनों पॉइंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ए। ये हाईएस्ट पॉइंट के जो डिस्टेंस है मीन लाइन से दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, और दूसरे किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है मीन लाइन से दैट इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीन पोजीशन से जो उसकी थोड़ी सी भी वेरिएशन है, और मैक्सिमम वेरिएशन जो है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, दैट वन इज इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है बच्चे। दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट है ये y, तो इसका मतलब है ये है क्या? वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर। मैंने आपको बताया कि अगर वेक्टर्स हो सेम डायरेक्शन में, क्या वेक्टर्स हो सेम डायरेक्शन में, तो वो हो जाते हैं सिंपली ऐड। क्या हो जाते हैं? सिंपली ऐड हो जाते हैं। और अगर वेक्टर्स हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो सिंपली हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट।
आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। अगर फॉर्मूला तब लगाना है जब उनके बीच में कोई अलग से इंक्लिनेशन एंगल होगा या कोई दूसरी चीज होगी। अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो आइदर इट विल बी ए प्लस बी और इट विल बी ए माइनस बी। ये तो पढ़ा हुआ है ना हमने। तो अब यहां पे देखो, अगर ये फर्स्ट वाला 3 वेव्स हमने ली हुई हैं, 3 वेवलेट्स लिए हुए हैं, अगर ये वाला, अब दूसरे वाला पॉइंट ये ले लो, जब ये दोनों पहले वाले मिक्स होंगे तो देख लो, जब हम मिक्स करेंगे तो बेटा पहले का क्रस्ट यहां पे है, दूसरे का भी क्रस्ट वहीं पे है, पहले का ट्रफ यहां पे है, दूसरे का भी ट्रफ यहीं पे है। मतलब अगर यहां पे ये P की, यहां पे मैं Q ले लूं, ये P वाला वेक्टर और Q वाला वेक्टर ये पैरेलल है ना, पैरेलल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब इनको रिजल्टेंट लेंगे, यहां पे भी ए बी वाला क्यू वाला क्रेस्ट में भी और ट्रफ में भी ये सेम है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा ना। नीचे वाला जो होगा वो भी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, तो वो भी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी ए प्लस बी ही है। लेकिन अगर पहले या दूसरे या तीसरे को ऐड करो, अब दूसरे या तीसरे को ऐड करें, यहां देखो, इसको ले लेता हूं मैं सी, यहां पे भी आ गया सी ही आएगा, ये भी सी ही आएगा। अब देख लो, पहले वाले का बी है और दूसरे वाले का बी है और तीसरे वाले का क्या है, माइनस सी। यस, अब बी माइनस सी ही रहेगा। तो यहां पे अगर क्रस्ट और क्रस्ट के बी ऐड हो जाएगा तो हमें ए प्लस बी मिलेगा, और अगर माइनस हो जाता है तो बी माइनस सी मिल जाएगा। तो अब बच्चे हमारे पास दो कंडीशंस बन रही हैं कि या तो हमारे पास बन रहा है ए प्लस बी या बन रहा है बी माइनस सी। जिन केसेस में, अब जब बीम ऑफ लाइट जाएगा, ग्रुप ऑफ वेव्स जाएंगी, तो उनमें हजारों करोड़ों मिलियंस ऑफ वेव्स होंगी, और उनमें से बहुत सारे हमें केसेस ए प्लस बी के मिलेंगे, बहुत सारे बी माइनस सी के मिलेंगे। अब इनमें भी कुछ ऐसे होंगे जिनमें फेज होगा, कईयों में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो और 0 हो तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी ए प्लस बी या ए माइनस बी की। मैं जनरलाइज कर देता हूं कि एक हो जाएगा ए प्लस बी, दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी। डन। ये तब तक का केस है जब दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग है। जब हमारा सोर्स सेम हो जाएगा तो दोनों ए ही हो जाएंगे, है ना। बी की वैल्यू बी क्या हो जाएगी, ए, मींस ए प्लस ए हो जाएगा क्योंकि सोर्स सेम थे, एम्पलीट्यूड सेम है। दूसरा ए माइनस ए हो जाएगा। ठीक। अब इन केसेस में जहां जिस पॉइंट पे ए प्लस ए होगा वहां पे हमें क्या मिलेगा, 2a, और यहां पे a माइनस ए है तो वहां क्या मिलेगा, 0। बच्चे जिन कंडीशंस पे 2a मिलता है हम कहते हैं कि वहां पे बन रहा है मैक्सिमा। क्या बन रहा है, मैक्सिमा। और यहां पे वहां पे बन 0 है, वहां पे बन रहा है मिनिमा। अब हुआ क्या, आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, यू जस्ट हैव पुट 2 वेव्स। उन वेव्स में अब पहले क्या था, ए बी, ए की एनर्जी थी, ए एम्पलीट्यूड था। अब वो एम्पलीट्यूड या तो 2a हो रहा है या 0 हो रहा है। मींस व्हेन 2 वेव्स आर सुपरपोज्ड, क्या हुआ, व्हेन 2 वेव्स आर सुपरपोज्ड, then what happened, there is a reorganization or a rearrangement, और आप कह सकते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया, उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई। किसकी, एनर्जी की। बेटा वेव होती क्या है, एनर्जी ही तो होती है। तो अब किसी जगह पे एनर्जी बढ़ रही है, किसी जगह पे बिल्कुल कम हो गई है। तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या हो गई, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन हो गई, इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जिन पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। वो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है क्योंकि वहां पे प्लस हो रहा है। मींस वहां पे मिल रही है हमारा इंटरफेरेंस, पॉजिटिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पे, पॉजिटिव इंटरफेरेंस। और यहां पे मिल रहा है मिनिमा, मिनिमा वाले केस में हो रहा है नेगेटिव इंटरफेरेंस। अब
पॉजिटिव वाले जहां पे भी होगा वहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया है। आपको पता है एम्पलीट्यूड मिल जाए तो इंटेंसिटी उसका स्क्वायर हो जाती है, पता है ना। इंटेंसिटी किसके बराबर प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो मेरा अगर एम्पलीट्यूड 2a बन गया है, पहले क्या था a, अब क्या बन गया 2a, अब बन गया 2a, तो 2a का स्क्वायर आपने लेना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब किसी जगह पे बन रहा है 0, तो वहां पे तो इंटेंसिटी भी 0 ही हो गई। तो पॉजिटिव के केस में एम्पलीट्यूड हो गया ज्यादा, इंटेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पे हम कौन क्या बनेगा, वहां पे बच्चे बन जाएंगी ब्राइट फ्रिंजेस। क्या बन जाएंगी, फ्रिंजेस। फ्रिंजेस क्या होती है बच्चे, पट्टियां ऐसे इस तरह से, ठीक है, शेड्स। वहां पे ब्राइट ब्राइट बन जाएगा, और यहां पे नेगेटिव है वहां पे बन जाएगा डार्क, क्योंकि वहां पे तो टोटल आपका क्या बन गया, आपका वहां पे क्या हो गया, अंधेरा ही हो गया, 0 ही हो गया। तो यू आर गोइंग टू हैव रीडिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे कहीं पे ब्राइट बनेगा, फिर उसके बाद बन जाएगा डार्क, उसके बाद ब्राइट, उसके बाद डार्क। तो अल्टरनेटिव आपके ब्राइट और डार्क बनना शुरू हो जाएंगे। आई हैव सेंड यू सर्टन वीडियोज, वहां पे एक्सपेरिमेंटली आपको बताया गया है कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कैसे बनती है। बात समझ आ गई। अब अब क्वेश्चन तो ये था ना कि कब बनेगी ब्राइट, कब बनेगी डार्क। तो कल लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा, वी हैव गॉन थ्रू फॉर द कंडीशंस। हमने कल पढ़ी क्या, हमने पढ़ी कंडीशंस फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरफेरेंस। पॉजिटिव का दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव, वहां पे कंस्ट्रक्टिव हुआ काम, एंड डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। कल वाला लेक्चर फिर से रिव्यू करो, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव होगा दोनों के केस में, कब कंस्ट्रक्टिव होगा कब डिस्ट्रक्टिव होगा, उसकी कंडीशंस बनाई। और हमने क्या कंडीशन बनाई, दो चीजों में, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। बेटा पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस वो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ द पाथ्स। कौन सा पाथ, ट्रेवल्ड बाय टू वेव्स। क्या, डिफरेंस ऑफ द पाथ्स ट्रेवल्ड बाय टू वेव टू रीच द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस पॉइंट पे आप काम कर रहे हो, अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूं। ये आ गया आपका पाथ डिफरेंस, आपने पता लगना है, और दूसरा आपने देखना है कि फेज डिफरेंस क्या होता है। ये तो मैंने फेज डिफरेंस तो आपको बता दिया। अब देखो, आपके पास अगर दो सोर्सेज हैं, एक सोर्स ये है लाइट का, एक सोर्स ये है, यहां पे स्क्रीन है, यहां पे हम इंटरफेरेंस स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें से भी वेव्स निकल रही हैं, इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में, क्योंकि ऑल पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में जाएंगी। वी हैव स्टडीड व्हाट, हमने वेव फ्रंट्स पढ़े थे। वेव फ्रंट्स बनते हैं तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाती हैं। अब मान लो कि एक वेव इधर से इधर गई, इस पॉइंट पे सॉरी, एक वेव यहां से आई, इस पॉइंट पे आके ओ पॉइंट पे आके इंटरफेयर हुई। तो ये केस क्या हुआ, अब आप बोलोगे कि ए से आई, एक बी से आई और ओ पे आई, तो मैं ओ पॉइंट पे पाथ डिफरेंस क्या हुआ, जितना पाथ ए से ओ माइनस ओ बी, ठीक है, ए ओ माइनस ओ बी। और अगर ये सेम डिस्टेंस पे है, सेंटर पॉइंट है ओ, तो ये 0 हो जाएगा, वो बात अलग है। अब यहां से एक वेव गई यहां पे पॉइंट पी पे, इसी तरह यहां से एक वेव चली गई पॉइंट पी पे, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया आपका, बी से पी माइनस ए टू पी। तो ये हो गया बच्चे पाथ डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस समझ आ गया। पाथ डिफरेंस क्या है कि ए से पी में जाने में और बी से पी में जाने में जो पाथ ट्रेवल कर रही है उसके बीच का डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव अगर होगा कंस्ट्रक्टिव, तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो एन लैम्डा होगा। कंस्ट्रक्टिव के लिए एन लैम्डा होगा, मतलब जितनी वेव होगी उसके इंटेग्रल मल्टीपल में होगा। और फेज डिफरेंस 2n पाई होगा। ये कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूं मैं, कि पाथ डिफरेंस अगर निकालोगे तो उसका आंसर इतना आना चाहिए, या तो लैम्डा के बराबर जो भी वेवलेंथ होगी उसकी, या 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। ऐसा नहीं कि 2.5 3.5 लैम्डा के आसपास आ रहा है, नो,
इट शुड आइदर बी 1 2 3 4 5 लैम्डा। और अगर फेज डिफरेंस निकालोगे दैट शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अगर फेज डिफरेंस निकालोगे या 0 आ जाएगा या 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, इस तरह से आना चाहिए। और पाथ डिफरेंस इन दिस वन इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, हाफ वेवलेंथ का हाफ। अगर वेवलेंथ x है तो x बाय 2 का 1 3 5 मल्टीपल, इस तरह से। और अगर यहां बात करें इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ योर पाई। तो ये आपका टेबल आपको याद रखना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव के समय पाथ डिफरेंस एन लैम्डा और फेज डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। किसके केस में? डिस्ट्रक्टिव के केस में। फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के केस में 2n पाई और डिस्ट्रक्टिव के केस में 2n माइनस 1 पाई। तो ये थे बच्चे आपके केस। ये समझ आ गया आपको? ठीक है बच्चे, तो ये थी आपकी इंटरफेरेंस। ये क्या थी आपकी? इंटरफेरेंस। अब आपके पास दो छोटी छोटी कंसेप्ट्स हैं जो यहां पे यूज होने वाले हैं, दैट इज कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस। जो सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, जिनमें से हमें वेव्स ये निकल तो रही हैं, कहां से निकल रही हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस। बच्चे कोहेरेंट सोर्स वो होता है, को का मतलब क्या हुआ? पहला देखते हैं कोहेरेंट। यस, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स वो होता है जिससे निकलने वाली लाइट, या कोहेरेंट टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट दो सोर्सेज आपके कोहेरेंट होंगे अगर इफ दे एमिट, वो क्या करते हैं? लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। क्या होना चाहिए? नंबर 1, दो कंडीशंस होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? कोहेरेंट। को मतलब सेम, क्या सेम? क्या फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम ही होगी, है ना? क्योंकि लाइट की तीन ही तो चीजें होती हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, v तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम होता है, तो अगर न्यू सेम है दोनों का तो वेवलेंथ अपने आप सेम ही हो गई। दूसरा, उन दोनों के बीच में या तो फेज डिफरेंस 0 होगा, 0 फेज डिफरेंस होगा, या तो उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। अगर 0 नहीं होगा तो हर जगह पे कांस्टेंट होगा, हर जगह पे कांस्टेंट होगा। मान लो उनके बीच में फेज डिफरेंस है 5, तो हर जगह 5 होगा, ये नहीं कि एक जगह पे 5 या दूसरी जगह 5 1 है, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा केस, अगर परफेक्ट केस लेते हो, दैट विल बी 0, और 0 फेज डिफरेंस निकालना बहुत ही टफ काम है। तो मैक्सिमम क्या करते हैं हम? कंसीडर करते हैं दे शुड हैव द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो बेटा कोहेरेंट का पता लग गया क्या होता है? जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और जिनकी बीच में 0 या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। ठीक है, अब दूसरा इनकोहेरेंट क्या हो गया? इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट यस, विच आर नॉट कोहेरेंट, कहानी खत्म, है ना? जो कोहेरेंट नहीं है, विच आर नॉट कोहेरेंट, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, बस फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई, और तो वैसे भी मुश्किल है, फेज डिफरेंस लाना तो वैसे भी टफ है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी ही डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ये केसेस आपके पास बन गए, उनके बीच में बहुत जरूरी है, और इंटरफेरेंस अच्छा करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास कैसे केस हो, सोर्सेज हो कोहेरेंट। अब कैसी आप सोर्सेज कैसे लाओगे? अब प्रॉब्लम कहां आती है कि कोहेरेंट सोर्सेज जो है वो दो अलग अलग सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। दो, पहली चीज ये हमेशा याद रखनी है, टू डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। प्रॉब्लम क्या है कि कोहेरेंट होने के लिए फ्रीक्वेंसी होना, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब लाइट में वहां पे टाइम इन्वॉल्व है,
सो लाइट बच्चे एक्चुअली कहां से निकलती है? बाय द इंडिविजुअल एटम्स। कहां से निकलती है? इंडिविजुअल एटम से निकलती है। और एटम जो है एक वेव अबाउट 10-8 सेकेंड ट्रांजिशन होने में, बेटा देखो कोई भी एनर्जी एमिट कैसे होती है? क्या होता है कि अगर ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो ये एनर्जी को क्या करता है? एमिट करता है। इसी एमिशन के केस में हमारे पास क्या निकलती है? लाइट निकलती है। तो यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि यहां से निकलने वाली लाइट जो है उसी में भी इतना डिफरेंस हो जाता है कि टू डिफरेंट सोर्सेज में निकलने वाली जो लाइट है एमिट है उसके बीच में फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ ही जाता है। ठीक है, क्योंकि जो एमिशन है, जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन करते हुए भी 10⁻⁻8 सेकंड का टाइम लग जाता है। इवन द टीनिएस्ट सोर्स जो है मिलियंस ऑफ एटम, सबसे छोटा सोर्स क्या हो गया लाइट का? वो एटम जो इजेक्ट कर रहा है, एमिट कर रहा है लाइट को। ठीक है, तो वो अगर उसे अलग से देखा जाए तो वो सिंगल कोहेरेंट सोर्स बन सकता है। बस समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बहुत मुश्किल है कि दो अलग अलग सोर्सेज को हम कोहेरेंट कर दें। अब हम कोहेरेंट बनाएंगे कैसे? तो कंडीशंस क्या हैं ये अब आपके पास हैं, कंडीशंस टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स। तो हम बच्चे क्या करते हैं? हम सिंगल सोर्स यूज करते हैं। अब दो वाली कहानी तो खत्म हो गई ना, दो वाली कहानी तो हम बना ही नहीं सकते, दो अलग तो कोहेरेंट हो नहीं सकते। अब सिंगल सोर्स यूज करते हैं। अब क्या करेंगे हम? दो सोर्सेस, टू सोर्सेस आर ऑब्टेन्ड। और अब सोर्स तो दो ही चाहिए क्योंकि ऐड करने के लिए दो वेरिएबल्स तो चाहिए आपको। तो टू सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। अब दो अलग अलग कोहेरेंट हो नहीं सकते तो हम एक के बनाते हैं दो। कैसे बनाएंगे? सिंगल। एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास बच्चा एक सोर्स है, ठीक है, एक सोर्स है एक टॉर्च ले लो, एक बल्ब ले लो, ये बल्ब है, ये लिट कर रहा है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट इसमें अगर ये कोहेरेंट नहीं है हर लाइन, फिर भी ये क्या होगी, इनके बीच में जो केस होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट हैविंग सेम और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगी सिंगल सोर्स की। इसके आगे हम क्या कर देंगे? एक बोर्ड लगा देंगे। सिंगल सोर्स के आगे क्या लगा देंगे? बोर्ड लगा देंगे। और बच्चे इस बोर्ड में बना देंगे दो सुराख, स्लिट्स बना देंगे। ठीक, अब इस बोर्ड के आगे इस साइड अगर आप देखोगे तो आपको कितने सोर्स दिखाई दे रहे हैं? 1 2। और ये सोर्स कहां से बन रहे हैं? सिंगल सोर्स से। सिंगल सोर्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होगी। और अब हमें सिर्फ क्या करना है? फेज कांस्टेंट करना है। फेज कांस्टेंट करने के लिए हम इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस का 1 और 2 के बीच में अगर डिस्टेंस कम रखेंगे तो आराम से हमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस मिल जाएगा। तो पहला क्या है कि आपने सिंगल सोर्स को दो में डिवाइड करना है। समझ गए? तो टू सोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स बाय सम मेथड, एनी मेथड, किसी तरीके से दो बना दो। तो हम क्या करते हैं? एक डिब्बे के अंदर रख लेते हैं एक सोर्स और उस डिब्बे में कर देते हैं दो सुराख, दो स्लिट्स बना देते हैं। सो वहां से दो लाइट्स बन जाएंगी। डन। अब या दूसरा, अब हमारे पास अगर ये चीजें हैं कि जब हमें लैब, अगर हमारे पास वो परफेक्ट लैब अरेंजमेंट है तो हमें तो दो सोर्सेज ही ऐसे यूज करें, टू सोर्सेज जो क्या हो? मोनोक्रोमैटिक हो। क्या हो वो? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक तो पता है ना बच्चे क्या होता है? मोनोक्रोमैटिक क्या? जो मोनो सिंगल, क्रोमैटिक मतलब कलर, जो हमें सिंगल फ्रीक्वेंसी दें। अब हमने दो सोर्स ऐसे लेने हैं जिनका कलर ही सेम है, मतलब दोनों रेड रेड, रेड रेड होंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी सेम। फ्रीक्वेंसी ही तो सेम चाहिए हमें, है ना?
वे फेज डिफरेंस को तो हम डिस्टेंस वगैरह मैनेज करके कर लेंगे। तो टू सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमैटिक। डन। तो अब हम वहां से हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग इन द स्क्रीन। अब पाथ हमने बस इतनी चीज चेक करनी है कि इनके वहां से आने वाले जो वेव्स हैं उन्हें ज्यादा पाथ ट्रेवल ना करना पड़े, स्क्रीन ज्यादा दूर ना हो, ठीक है, स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा ना हो, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, दो कोहेरेंट सोर्सेज मिल जाएंगे। बात समझ आ गई? तो दो कोहेरेंट सोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था। अब आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। कल हमने जो कंडीशंस की हैं वहां पे हमें कुछ फॉर्मूलाज मिले थे कि जैसे हमें एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला मिल गया था, रिजल्टेंट ऑफ वेव्स जो मिल गया था, एम्पलीट्यूड जिसे हम कह रहे थे या ए कह रहे थे हम, जिसे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा या कॉस फाई जिसे हम ले रहे थे, ठीक है। फाई वाज द फेज डिफरेंस। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, two plane monochromatic waves propagating in same direction with amplitude A and 2A। A का एम्पलीट्यूड जो है A1 है A और A2 है आपका 2A। डन। एंड डिफरिंग इन फेज बाय पाई बाय 3। फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 3। बच्चे पाई बाय 3 कितना होता है, पाई होता है 180 अपॉन 3, सो इट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री, ठीक है बच्चे। और cos 60 आपको पता है ना कितना होता है, व्हाट इज cos 60 डिग्री? cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है ना, ये आपने बतानी है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड निकालना है आपने, दैट इज इक्वल टू, अभी मैंने लिखा ऊपर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ 5। जल्दी से बताओ cos 60 कितना होता है, A1 की वैल्यू आ गई A स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, A2 ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 2 A1 A है इंटू A2 2A है। यस, cos 5 हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है 1/2। वेरी गुड बेटा। और इनका बन जाएगा रूट। करो इनको ऐड, ये करो इनको ऐड, व्हाट यू आर गोइंग टू हैव 4 + 1 5A का स्क्वायर प्लस ये 2 और ये 2 कट गए, यू गॉट 2A स्क्वायर, ठीक है। सो 5 + 2 कितने हो गए, 7A का स्क्वायर का रूट। A का स्क्वायर कट जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, रूट बच जाएगा किसका, सिर्फ 7 का। तो रूट 7A ये बन जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, कौन से वाला, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है दैट इज √7A। बात समझ आ गई, √7A। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस निकालने हैं। अब जैसे आपके पास और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब सिंपल अगला नेक्स्ट वाला जो है, जो मैथ्स हम कल करेंगे, अब आपने काम यही है, गो टू प्रीवियस लेक्चर, फिर से चेक करो उसको, लास्ट वीडियो जो मैंने आपको लिंक दिया है उसको चेक करो। कल हम जो नेक्स्ट करेंगे दैट विल बी टोटल मैथमेटिक्स अगेन, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, और उसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आते हैं, तो वो हम कल उसको हम डील अप करेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन दैट इज डाउन हियर।